प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। आर एच व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया 1969 में, और इसमें जीवों को 5 अलग अलग जगत में बांट दिया गया जो सजीव थे। तो उसमें से पहला जगत जो आया था वह मोनेरा जगत था, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मोनेरा जगत के बारे में, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और 2 के बारे में और 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की डेमेरिट के बारे में बताया है। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आने वाली वैकेंसी टीजीटी पीजीटी तथा एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि एनसीईआरटी की क्लास है, तो आप 11th-12th के स्टूडेंट होंगे तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। हिंदी मीडियम में है, आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक है, आप अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं। चीज़ों को सिर्फ समझना है, देखना है और इस पे कंटेंट को जुटाते रहना है, जो बाद में चल करके जैसे ही हमारा निर्णय टारगेट बैच आएगा, निर्णय टारगेट बैच में हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ जुटा करके और तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बात कर रहे थे यहाँ पे प्रोटिस्टा जगत में। आज हम लोग दूसरे जगत पे आएंगे। पहला जगत मोनेरा है, जिसमें हमने सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया है, चाहे बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, ठीक है। उसके बाद चाहे आपका माइकोप्लाज्मा हो, इन सबको कहाँ रखा गया? मोनेरा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक एक कोष के जीवों को रख दिया गया, चाहे यूग्लिना हो, चाहे आपका अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे डायनोफ्लेजिलेटा हो, ठीक है। इन सबको रख दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जगत आता है कवक जगत, या जिसे आप कहते हैं किंगडम फंजाई। तो फंजाई जगत में सभी शैवाल को सभी कवक को रख दिए गए हैं। और उसके बाद प्लांटी में चले जाएंगे तो प्लांटी को 5 डिवीजन कर दिए गए हैं। थैलोफाइटा में सभी शैवाल रख दिए गए हैं। ब्रायोफाइटा में सभी ब्रायोफाइटा के ग्रुप रख दिए गए, मॉसेस हैं, ठीक है। उसके बाद किस में चले जाएंगे? टेडोफाइटा में। टेडोफाइटा में क्या किया गया है? सभी पौधों को रख दिया गया है, जिसमें सिकोया भी आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पौधा है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, पाइनस और साइकस आता है। आप जानते हैं कई बार प्रश्न पाइनस और साइकस से पूछा गया है। और लास्ट में एंजियोस्पर्म, जिसे फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। हालांकि वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जब उसमें हम लोग आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में एनिमल किंगडम है, लेकिन अभी एनिमल किंगडम में सभी एनिमल को रख दिया गया। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में डिवाइड किया गया है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर मैं डिस्कस करूँगा उसको जब चैप्टर आएगा। आज उसमें से हम लोग सेकेंड किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। और टोटल प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में एक एक करके यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। प्रोटिस्टा के बाद आपका फंजाई है, और फंजाई के बाद इस चैप्टर में वायरस, वायराइड, प्रियान और लाइकेन के बारे में दिया गया है। इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटर कर जाएंगे प्लांट किंगडम। फिर प्लांट किंगडम के एक एक पार्ट को डिस्कस करने के बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे कहाँ पे? आप अच्छी तरह जानते हैं, एनिमल किंगडम में। और एनिमल किंगडम के बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो बहरहाल अभी जो टॉपिक है उसको देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी क्या करिए? शेयर कर दीजिए। इतनी बातें जो पिछले क्लास में बताई गई थी उसे मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक एक करके सारी चीज़ों को देखता हूँ। सभी एक कोष के यूकैरियोटिक को कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रख दिया गया। पहली बात, एक कोष के जीव हैं और कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। लेकिन अगर ये प्रोकैरियोटिक होगा तो कहाँ है? मोनेरा में रखा जाएगा। अगर यूकैरियोटिक जगह पे एक कोष की प्रोकैरियोट होता तो कहाँ रखा जाता? मोनेरा में। सभी एक कोष के यूकैरियोटिक जीवों को कहाँ रख दिया गया है? तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए पादप हो सकता है, ठीक है। बात सही है कि अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण उसमें होता है, तो हम उसे एक कोष की होगा तो तब तो हम उसे प्रोटिस्टा कर देंगे। लेकिन अगर वहीं दूसरा होगा तो उसे पादप मान लेगा। लक्षण कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण के आधार पर उसे क्या मान लिया जाएगा? पादप मान लिया जाएगा। तो भी सही है। अगर एक कोशिका को बेसिस मानेंगे तो एक कोशिका के बेसिस पर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा। तो इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई अभी। अभी इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं, बाद में ये सब क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे यही देखेंगे, कुछ ड्रॉबैक हैं जिससे इसको हम निर्धारित नहीं कर पाते। प्रोटिस्टा जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं उनको कभी कभी प्लांट मान लिया जाता है, कभी कभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत मान लिया जाता है। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेटा, यूग्लिनोइड, अपवंग, कवक और प्रोटोजोआ सभी इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं।
कहाँ आवास इनका कहाँ होता है, जलीय होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब कसाब और ये पश्चमाभ, ये आपका सीलिया और फ्लैजिला होता है, आप जानते हैं सीलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन और संयुग्मन यानी जाइगोट बनाने की विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक, चलिए क्राइसोफाइटम आ जाते हैं। पहले ग्रुप को देखते हैं, इसमें से क्राइसोफाइटा को। इस समूह के अंतर्गत डायटम्स तथा सुनहरे शैवाल डेसमिट आते हैं। ये स्वच्छ जल योंगलौड़ी समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक, तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते रहते हैं। डायटम्स की कोशिका भित्त साबूदानी की तरह उसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती, क्या पाई जाती है, सिलिका की बनी होती। आपसे पूछा गया प्रश्न कि डायटम्स की कोशिका भित्त किसकी बनी होती, तो आप कहेंगे सिलिका की बनी होती। किसकी, सिलिका की बनी होती, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्त के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा इस अवशेष में डायटमी मृदा का निर्माण हो जाता है। कर्मय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पालिश करने, ठीक, उसके बाद आप तेल निकालने, तेलों तथा सिरप में निस्यंदन के लिए किया जाता है। ठीक, ये समुद्र में मुख्य पादप उत्पादक के रूप में काम करते हैं। आप जानते हैं कि हर एक जीव के लिए जो प्लांट होता है या जो क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक एनिमल होते हैं, वही उत्पादक का काम करते हैं। जब इकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पढ़ते हैं प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर में सभी हरे पौधे आते हैं, शैवाल आते हैं, डायटम्स आते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, या आप इसे फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद जब कंज्यूमर में आप जाते हैं, इकोलॉजी में कंज्यूमर में आप जाते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर किसको कहते हैं, हर्बीवोरस को। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस को, और टर्शियरी कंज्यूमर किसको कहते हैं, टॉप कार्निवोरस को कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको ये पता होगा। आप अगर टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते हैं तो भी पढ़े होंगे, टेट की तैयारी करते हैं तो भी पढ़े होंगे, या नॉर्मली आप ऐसे किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी वहाँ पर पर्यावरण परिस्थिति की रखा गया है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए डायनोफ्लैजिलेटा के बारे में पढ़ते हैं। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्त में बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियाएं होती हैं। ठीक है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अभी ऊपर वाले में क्या था, सिलिका था, और यहाँ पे क्या है, सेलुलोज, याद रखिएगा। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेटा में दो कसाब पाए जाते हैं, जिससे एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से पट्टिकाओं के रूप में स्थित खांच में उपस्थित होते हैं। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेटा की संख्या में विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र का जल लाल तरंगे दिखाने लगता है। इतनी बड़ी संख्या जीवों से निकले जीव विष के कारण मछली तथा अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण कौन है, गोनियालेक्स। आपको याद रखना है, गोनियालेक्स जो है ये लाल डायटम्स होते हैं और ये विषैले होते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब संख्या ज़्यादा हो जाती है क्या होता है, विष का काम करने लगते हैं। और जितने हमारे और समुद्री जीव होते हैं, जैसे मछलियाँ हों चाहे क्रिस्टेशियन हो, इन सभी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और ये विष का काम करने लगते हैं। अगला है यूग्लिनॉइड। सब लोग जानते हैं यूग्लिना को सभी लोग लगभग जानते हैं। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। कहाँ पे, स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्त की जगह पे एक प्रोटीन युक्त पतली परत पाई जाती है, जिसे पेल्किल कहते हैं। देखिए 3 आए, तीनों में 3 नाम आया, तीनों को अंडरलाइन करिए, तीनों के 3 नाम याद रखिए। पहले में क्या आया, सिलिका, दूसरे में क्या आया, सेलुलोज, और तीसरे में क्या आ गया, पेल्किल आ गया। ठीक है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें 2 कसाब होते हैं, इनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषी है। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो ये क्या करता है, परपोषी हो जाता है, जंतुओं की तरह। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड रूप से पाए जाने वाले उच्च पादपों में उपस्थित वर्ण स्थित होते हैं।
उदाहरण कौन है? यूग्लिना। ठीक है, इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा जाता है? पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जब इसके पास क्लोरोफिल होता है, सूरज की रोशनी होती है, तो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने लगता है। और जब इसके पास नहीं होता तो पौधों की तरह व्यवहार करने लगता है, परपोषी हो जाता है, जंतुओं की तरह व्यवहार करने लगता है। कैसा हो जाता है? परपोषी। और जब इसके पास सूर्य का प्रकाश होता है तो पौधों की तरह व्यवहार करने लगता है, और क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेष। ठीक है, चलिए। औपंक कवक। औपंक कवक मृत कोशी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो इनमें कई फीट तक की लंबाई हो सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं के परिवेक्षण वायु के साथ होता है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए आगे। ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, आप याद रखिएगा बस। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आप जानते हैं एनिमल किंगडम में आ जाता है। ठीक है, एनिमल में हम इसको ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। सभी प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। ये परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों में पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है अमीबी प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ एंटमीबा परजीवी होते हैं। एंटमीबा हिस्टोलीट का आप जानते होंगे, परजीवी होता है। ठीक है, कसाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि प्रोटोजोआ हमारे कोर्स में रखा गया है, हमारे कोर्स में डायनोफ्लैजिलेटा भी रखा गया है। प्रोटोजोआ में आपको एंटमीबा हिस्टोलीटा की लाइफ साइकिल पढ़नी है। ठीक, वो हमारे कोर्स में रखा गया है। लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में बस उसके बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे, उस शब्द से परिचित होंगे, उस जीव से परिचित होंगे। और जैसे ही हमारा टारगेट बैच आएगा, हमारे 11th का कोर्स कंप्लीट होते होते हम टारगेट बैच स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद ये मान चलिए कि नवंबर लास्ट तक हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा। और टारगेट बैच भी आपके लिए मुफ्त है, जैसे फाउंडेशन बैच मुफ्त है, टारगेट बैच। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें जुड़े रहिए, सारे वीडियो देखिएगा। आपको कुछ करना नहीं, बस पढ़ना है, सुनना है, अंडरलाइन जहाँ पे किया जा रहा है, जिस पे फोकस किया जा रहा है, उस टॉपिक को याद रखना है। इससे क्या होगा कि एक बार तो आप यहाँ पे इसको याद कर लिए, दूसरी बार जब एग्जाम होगा तो जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको रिपीट होंगी, तो 2 बार हो जाएगा। और तीसरी बार जब प्रैक्टिस पेपर करेंगे तब हो जाएगा। तो 3 बार जब कोई चीज़ें रिपीट हो जाएंगी तो तीसरी बार तक आप कहीं ना कहीं उसे नोट कर देंगे। और जब आप नोट कर देंगे तो चीज़ें पूरी लाइफ लॉन्ग आपसे भूलेंगी नहीं। 3 बार तो हम ही बता देंगे, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भूलेगी नहीं। और जब कभी भूलेगी नहीं तो एग्ज़ाम में आएगा तो 100% ये सच है कि आप एग्ज़ाम में उसे सही करेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम में सही करेंगे तो फिर आपको कोई शिक्षक बनने से रोक नहीं सकता, और आपका ख्वाब 100% पूरा होने वाला है। तो चलिए कसाभी प्रोटोजोआ पढ़ लेते हैं। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद तथा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं। क्या होता है? इनसे बीमारी फैलती है। एक बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा से फैलता है, निद्रा रोग कहते हैं, या स्लीपिंग सिकनेस से कहा जाता है, ट्रिप्नोसोमा द्वारा फैलता है। ठीक, चलिए। पक्षमाभी प्रोटोजोआ ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं। इनके शरीर पर हजारों संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं, यानी सीलिया पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह से बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरह भेज दिया जाता है, और वह जैसे कि पैरामीशियम, किसमें होता है? पैरामीशियम में। और उसके बाद है स्पोरोजोआ। इस समूह के वे अधिक जीवधारी आते हैं जिनमें जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें कुछ कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी जिसे कहते हैं, इसका आपको क्या पढ़ना है? मलेरिया परजीवी और एंटीमिमा हिस्टोलिटिका की पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है। मलेरिया परजीवी की लाइफ साइकिल आपको क्लास 12th में भी मिलेगी, और आगे चल के हमारे सिलेबस में तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मलेरिया रोग से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती थी। हालांकि अब मलेरिया का उपचार संभव है। सिंकोना नामक एक वृक्ष होता है जिससे उसकी छाल से दवा बनाई जाती है। दवा का नाम है कुनैन,
और उस दवा से इलाज किया जाता है किसका, मलेरिया पेशेंट का, और मलेरिया ठीक हो जाता है। पहले ये घातक बीमारी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब इसका उपचार संभव है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जगत कंप्लीट होता है और हम लोग इंटर करेंगे तीसरे जगत में, लेकिन तीसरे वीडियो में, चूँकि एक एक छोटे छोटे वीडियो होंगे जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।